माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ये बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट रहा था कभी। मैं इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली और आपको सिखाना चाहता हूं। मैं देखो, असल में हम इस एक्सपेरिमेंट को एक बार आइंस्टाइन की रिलेटिविटी हमने पढ़ी होगी, उसमें अगर आपने तो वहां सीखा होगा, देखा होगा कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर हमने यूज किया था, वो भी आइंस्टाइन ने बहुत पहले किया था। यहां पर दो पर्सन थे, अल्बर्ट माइकलसन और ईडब्ल्यू मोरले, तो दोनों ने मिलकर ये काम किया था। यहां पर दोनों को अलग अलग काम था, वो हम क्या काम क्या था वो नहीं जानेंगे अभी, क्योंकि हमें उसकी जानकारी नहीं चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट कैसे काम करता है, तो आंसर है इंटरफेरेंस के बेस पर। इंटरफेरेंस कब मिलता है? जब एक ही मोनोक्रोमेटिक लाइट दो भाग में बंटकर वो सुपरपोज करती है, और यहां पर ये काम हो जाता है। बेसिक एक्सपेरिमेंट कैसा दिखता है? बेसिक सेटअप ऐसा दिखता है कि एक लाइट का सोर्स होता है ना, लाइट सोर्स या फोटोन सोर्स, कुछ भी बोलो। यहां से एक बीम ऑफ लाइट निकल रही है, उसके बाद यहां पर एक बीम स्प्लिटर होता है, उसको मिरर बोलते हैं हम। वो मिरर एक तरफ से पॉलिश्ड होता है, ठीक है, ये एक तरफ से पॉलिश होता है, सिल्वर पॉलिश करके रखते हैं। क्यों होता है पॉलिश, अभी आपको बताता हूं मैं, ठीक है ना, लेकिन एक तरफ से पॉलिश होता है ये। उसके बाद बहुत बेसिक सेटअप बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनते जाना। फिर हम ना दो मिरर लेकर रखते हैं, एक मिरर यहां पर, एक मिरर जस्ट इसके पैरेलल, एक मिरर जस्ट इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। इस तरह से दो मिरर लेके रखते हैं। फिर बीम स्प्लिटर से एक लाइट आगे की तरफ जाती है और एक लाइट इसके परपेंडिकुलर जाती है, ओके ना। अगर ऐसा होता है, जब दोनों लाइट वापस टकरा के मिरर से आएंगी, तो मिरर से टकरा के आते वक्त ये ऐसे आती है नीचे की तरफ, ओके ना, ये वाली ऐसे आती है। तो पॉलिश सरफेस क्या करती है, इसको आगे नहीं जाने देती, बल्कि इन दोनों वेव को सुपरपोज कराती है, और दोनों कॉमनली एक टेलीस्कोप में ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो हमें यहां पर फिर देखने को मिलता है कि दोनों में फेज डिफरेंस कितना है। और ये फेज डिफरेंस हमें कैसे भी रीजन से मिल सकता है। वो आंसर कैसे मिल सकता है? हो सकता है इसकी लेंथ एक्यूरेट ना नापी गई हो, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट में ये लेंथ एग्जैक्टली एल रखते हैं, और ये भी इसके इक्वल रखते हैं एल, मिरर से डिस्टेंस पे ना। बीम स्प्लिटर से ये दोनों मिरर इक्वल डिस्टेंस पर रखे जाते हैं, तो इनका ऐसे में फेज डिफरेंस 0 आना चाहिए। लेकिन कुछ फेज डिफरेंस हम मानते हैं कि फिर भी आ रहा होता है नेचुरली, उस सेटअप की कुछ थोड़ी बहुत एरर, क्योंकि उस एरर को हम फिक्स नहीं कर सकते। फिजिक्स में बिना एरर के कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं, कितना भी एक्यूरेट कर लो। तो अगर उसमें कुछ भी फेज डिफरेंस आ रहा होगा, इंटरफेरेंस बन रहा होगा, उसका पैटर्न कैसा होगा? ऐसा होगा, मान के चलो उसमें सर्कुलर रिंग बनती है ना, इस तरह से। जैसे मैं लिख के बताता हूं, उसमें इंटरफेरेंस बन रहा होगा इस तरह से, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट नेचुरली, ठीक है ना, डार्क ब्राइट नेचुरली। अब अगर इसके लेंथ में आगे पीछे डिफरेंस आया या ऊपर से आया, तो इनमें लेंथ में अगर मतलब लेंथ में कैसे आ सकता है डिफरेंस? तो आंसर है ये सेटअप अगर इस हवा में रखे हमारी अर्थ पर, तो हमने इसका एक्सपेरिमेंट का एक रिजल्ट 2015 में मिला था, जिससे हमने ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट की थी। और उस वेव कैसे बनी थी? वो ब्लैक होल के मर्ज होने से, या कोई भी सुपरनोवा होता है उससे बन सकती है। तो जब वो हुआ, तो ये मिरर की जो लेंथ है वो आगे पीछे हल्का सा मूव किया था, और इसके मूव करने से ये जो पाथ है वो छोटा पड़ गया था, तो लाइट जल्दी गई जल्दी आ गई। और ऐसे में क्या हुआ, अब नॉर्मली लाइट यहां से 10 सेकंड ले रही थी, 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड, लेकिन जब पाथ छोटा हो गया, तो इस लाइट ने यहां से यहां तक केवल 5 सेकंड लिए मान लो, और इसने 10 सेकंड ही लिए। तो यहां पर टाइम की वजह से कुछ फेज डिफरेंस अलग आया। वो कैसा आया? ब्राइट डार्क इस तरह से आया। तो हमें पता लग गया था कि जरूर कोई ऐसी वेव है जो इनको आगे पीछे डिस्टर्ब कर रही है, जिससे इंटरफेरेंस में डिफरेंस बना था, उनके पैटर्न में डिफरेंस आया था। लेकिन जब हम अच्छे से इसकी स्टडी करते हैं कि अपने लैब में हमें पढ़ना है, तो लेबोरेटरी के हिसाब से हम इसको अब देखेंगे जो आपको एग्जाम में लिखना है। लेकिन सेटअप का सोर्स ऐसा ही है, बेसिक, ओके ना। चलो थोड़ा सा बस चेंज कर लेते हैं इसके अंदर। मैं जो यहां बताने जा रहा हूं, देखो डायग्राम तो बनाना ही है आपको, पहली बात है ना। तो एक लाइट का सोर्स है अपने पास, लाइट सोर्स ना, ये लिख लेना आप चाहे तो, लाइट सोर्स।
फिर जब यहां से एक लाइट निकल रही होती है तो एक बीम स्प्लिटर बड़े ही ध्यान से, बड़े ही सावधानी से 45 डिग्री के एंगल पर प्लेस किया होता है। कहां से 45? तो जो लाइट जा रही है उसकी डायरेक्शन से 45 एंगल पे इसको रखा होता है ना। और अभी बताता हूं एंगल कहां होता है। मिरर एक तो इसके पैरेलल होता है और एक इसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। जब लाइट आगे की तरफ ट्रेवल कर रही होती है, क्योंकि बीम स्प्लिटर में अभी हमने देखा था कि यहां पॉलिश सरफेस होती है ताकि जो लाइट है वो टकराने के बाद वापस पीछे ना जा सके, वो दोनों एक ही जगह पर स्टैंड करी जा सके। तो यहां से ये लाइट यहां जाती है, ये यहां जाती है। अब आपको एक चीज पता है सर साफ साफ कि मिरर की डिस्टेंस कितनी ली जाएगी? तो आंसर है ये डिस्टेंस एल की ली जाएगी। ये एंगल 45 का हम इसको रखते हैं, मिरर का एंगल थोड़ा टिल्ट करके, और ये डिस्टेंस भी एल ली जाती है। ओके ना, ऐसा केस बनता है। अच्छा, अब ऐसे में देखो, जैसे कि मान के चलो लाइट ऐसे आ रही है तो हमने इसको ऐसे रख दिया, तो यहां से 40, अगर ऐसे रख देंगे तो 90 डिग्री पे, ऐसे रखा हमने तो 45 डिग्री पे। ओके ना। अच्छा, अब सुनो बात ध्यान से, बहुत ध्यान से बारीकी सुनना। देखिए, पहली वाली लाइट, जब एक लाइट की हम बात करते हैं तो ये लाइट यहां पर आती है और इस बीम स्प्लिटर की जो लेंस किसी ना किसी, देखो मिरर से तो बना ही है, ये पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर भी कहलाता है। तो इस मिरर की वजह से यहां पर एक बार रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट आगे जाती है। कितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ? एक बार। और वहां कितनी बार होता है? देखो यहां पर लाइट यहां से गई, ठीक है, टकरा के आई, तो अंदर ना जाने की बजाय वो यहां से टकरा के सीधा टेलीस्कोप में आती है ना। थोड़ा सा इस तरह से रखा है ये। इसके साथ क्या होता है सर, यहां पर लाइट एक बार आई, ठीक है ना, फिर यहां पर देखो, दोबारा सुन ध्यान से, पहले वाले के लिए लाइट एक बार आई, फिर वहां से सीधा पार चली गई, लेकिन ये वाली एक बार आई, फिर इसकी विड्थ से पार जाती है दो बार, फिर टकरा के वापस आती है, इसी में से पार होना पड़ता है तीसरी बार। फिर जब पार होके इस पॉलिश सरफेस पे पड़ती है ना, सिल्वर वाली प्लेट पे, तब वहां से नीचे की तरफ आती है। मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में बोलूं तो वो ये है कि जब हम लाइट को यहां से यहां स्टडी करते हैं तो यहां पर कम रिफ्रैक्शन होता है, और जब लाइट यहां जाती है तो यहां 3 बार रिफ्रैक्शन हो जाता है। ऐसे में एक गड़बड़ी होती है। रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, अगर कोई भी लाइट किसी मीडियम में जाती है ग्लास में तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो यहां पर इनकी ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस एल और एल ले ली, लेकिन जो लाइट के जाने वाली डिस्टेंस है उसमें थोड़ा फर्क आता है। कैसे फर्क? लाइट यहां से यहां गई, वापस आई, इसने लिए 5 सेकेंड, क्योंकि यहां पर एक ही बार रिफ्रैक्शन है, लेकिन यहां पर 3 बार है। लाइट गई, रिफ्रैक्शन हुआ, स्पीड स्लो हुई, देखो पहले आई, फिर यहां से पार गई एक बार, है ना, एक बार दो बार, पहले तो यहां से रिफ्रैक्शन हो गया, दूसरा ये गई, दो बार बाहर आ गई, फिर वापस आती है, तो तीसरी बार इसके वापस अंदर आती है, आने के बाद फिर ये एक टेलीस्कोप में ऑब्जर्व की जाती है। तो यहां पर 3 बार रिफ्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से इसको यहीं पर वापस आने जाने में मान के चलो कि 10 सेकंड का डिफरेंस लगता है। ओके, ये डिफरेंस इसमें लग जाता है। अब इस डिफरेंस की हमें भरपाई करनी है। जनरली नॉर्मली ये जो लाइट गई और आई, टाइम में डिफरेंस आने की वजह से यहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिल रहा है। एक तो सेटअप के वजह से, जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते। भाई देखो, मैंने आपको बताया था कि जब हम इसको बिना इसके स्टडी कर रहे थे, इससे पहले वाला केस जो मैं बता रहा था, वहां पर तो डिफरेंस आ जाता है, उसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये जो टाइम का डिफरेंस आता है इसको हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ताकि जब ये मिरर आगे पीछे किसी भी वजह से हो, किस वजह से हो, तो लैब में हमारे पास यहां पर एक मूवेबल स्क्रू होता है, उस स्क्रू से हम इस मिरर की डिस्टेंस को आगे पीछे कर सकते हैं। ओके ना। तो चलो बात की बात है, वो हम कर सकते हैं, तो हमें पता होगा कितना आगे या पीछे किया, तो आगे पीछे करने से हमें साफ साफ पता लग जाएगा कि फेज डिफरेंस कितना है, इंटरफेरेंस कैसा बनने वाला है। लेकिन जो नेचुरली है भाई, ये फिनोमेना तो नेचुरल है, इसको हमें फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हाथ में फिक्स करना है। तो इसको फिक्स कैसे करते हैं? देखो, इसको फिक्स करने के लिए हम ना यहां पर एक ग्लास की प्लेट और रख देते हैं, ये सरफेस, इसको हम कंपनसेटर बोलते हैं, है ना, कंपनसेटर।
जो बहुत बढ़िया से वर्क करता है। अब यहां पर भी 3 बार रिफ्लेक्शन हो जाता है। एक बार तो ये हो चुका है, दूसरी बार अंदर गई है, फिर वापस आती है टकरा के, तो यहां पर भी 3 बार हो जाता है और यहां पर भी 3 बार हो ही जाता है ना। तो पहली बार जब अंदर गई तब बाहर आई तो ठीक है, लेकिन जब टकरा के फिर से आई अंदर की तरफ, तो अंदर आते वक्त की रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं अपन। तो यहां पर 3 बार रिफ्लेक्शन होता है। तो जो 5 सेकंड पहले लग रहे थे, अब इस कंपनसेटर यानी ग्लास की हेल्प से हमने यहां पर 3 बार रिफ्लेक्शन फिर से करा दिया और लाइट की स्पीड स्लो कर दी हमने। पहले 5 सेकंड लग रहे थे, अब 10 सेकंड कर दिए, यानी कि हमने इसको और ये डिस्टेंस जो हमें टाइम लग रहा था दोनों को बराबर कर दिया। अब जो हमें रीडिंग मिलती है वो बिना इस ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल एरर की वजह से मिलती है ना। पहले तो ऑप्टिकल डिस्टेंस की वजह से डिफरेंस आ रहा था, अब हमने ऑप्टिकल डिफरेंस फिक्स कर दिया, है ना। अब जो इंटरफेरेंस हम क्रिएट करेंगे वो इस स्क्रू को मूव करके करेंगे। हम इस प्लेट को मिरर को आगे पीछे कर देंगे तो हमें इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। बात क्लियर होती है कि नहीं? अब एक बात बताओ बहुत ही ध्यान से कि सर इसकी लाइट जो है वो टकरा के वापस आई है ना, इसकी भी लाइट टकरा के वापस आएगी। तो ये दोनों जब टकरा के वापस आएंगी, हमने इसको टेलीस्कोप में ऑब्जर्व किया, किया नहीं किया? बिल्कुल किया। और हम फिजिक्स का एक रूल जानते हैं कि जब लाइट हमारी तरफ आ रही है और हम लाइट को चेज करें 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 करें, तो एक मिरर तो सामने रखा है, दूसरी वाली लाइट कहां से आ रही है ना। दूसरी वाली लाइट कहीं ना कहीं हम ऐसा विजुलाइज कर लेते हैं कि वो मिरर से एक और आ रही होगी, या तो मिरर वो इधर रखा होगा या फिर वो इधर रखा होगा। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि जब हमने 10th में पढ़ा होगा कि सर ये प्लेन मिरर है ना, और ये रहा, जब हम इसकी लाइट को चेंज करते हैं तो क्या होता है, हमें यहां आंखें लगाते हैं, लाइट चेंज करते हैं तो हमें क्या लगता है कि इमेज कहां से आ रही है? वो इमेज कहीं ना कहीं पीछे से आ रही होती है। सेम केस यहां पर भी, जब दोनों लाइट आई तो हमने जब चेंज किया तो एक मिरर तो मिल गया, और दूसरे में लाइट कहां से आ रही है? दूसरे मिरर से। वो कहां मिरर हो सकता है? वो मिरर कहीं ना कहीं पहले वाले मिरर के क्लोज हो सकता है, या तो वो ऊपर हो सकता है या फिर वो नीचे हो सकता है। कितना ऊपर कितना नीचे? तो आंसर है ये डिस्टेंस हमें कहलाती है डी। वो कितनी भी मान सकते हैं, वो हमारी चॉइस है। और यहां पर जब हम ऐसा देखते हैं पढ़ते हैं तो हम टेलीस्कोप से ये ऑब्जर्व, हमें इसके बारे में आइडिया भी नहीं, छोड़ दो, हम टेलीस्कोप से ये देख रहे होते हैं कि ये दोनों मिरर की वजह से हमें इंटरफेरेंस क्यों मिला। क्योंकि यहां पर एयर थी और एयर के कुछ मॉलिक्यूल्स वो बनाएंगे एयर की थिन फिल्म, एयर की थिन फिल्म, जिसकी वजह से लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर रही है, और उस एयर की वजह से या थिन फिल्म की वजह से वहां पर जो लाइट आ रही है जा रही है उसमें डिले हुआ, एक मिरर आगे एक मिरर पीछे, हमें ऐसा फील हो रहा है ना। तो ये जो मिरर में डिस्टेंस का गैप है, हम ये मानते हैं कि इसकी वजह से बना यहां पर इंटरफेरेंस। रियल में तो हमें पता है कि एक मिरर यहां पर है और एक मिरर यहां पर है, और हमने स्क्रू से इसको आगे पीछे कर दिया तो हमें इंटरफेरेंस ऑब्जर्व किया, ये किया ना हमने। लेकिन जब हम एक्चुअल में इसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो हम यहां से पढ़ रहे होते हैं कि डिस्टेंस डी है, और इस वजह से हमें पाथ डिफरेंस या फिर इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। लंबी कहानी थी ये, देख लो। अगर ये कहानी आपको कंफ्यूज कर रही हो या फिर डिफिकल्ट लग रही हो समझने में, देखो वैसे तो हम इसको PYQ के नजरिए से सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूं। लगे कि इसको पूरा जानना है, डिटेल में जानना है, तो कमेंट में मार देना इसको कि हाँ सर पूरा जानना है, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा फिर मैं, और रियल एक्सपेरिमेंट जो किए गए उनके साथ। ओके ना? हाँ, तो अब इसकी वर्किंग बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप लिखो। कैसे करते हैं? तो आंसर है, पहले सेटअप को डिस्क्राइब कर दो। वी हैव लाइट सोर्स, है ना, वी हैव दिस बीम स्प्लिटर, ओके, नेक्स्ट वी हैव कंपनसेटर। अब कंपनसेटर का काम क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है। तो कंपनसेटर जो है वो ऑप्टिकल डिस्टेंस में जो डिस्क्रिपेंसी आती है, जो एरर आती है, उसको फिक्स करता है, ताकि वो एरर फिक्स हो जाए कम से कम और रिजल्ट मिले नेचुरल, है ना। जो हम एरर फिक्स करते हैं वो तो हम कर सकते हैं ताकि इंटरफेरेंस को बराबर मिले, ठीक है ना। वी हैव कंपनसेटर, वी हैव टू परपेंडिकुलर मिरर, टू परपेंडिकुलर मिरर as M1 and M2, M1 and M2, M1 and M2,
Next, we have one screen or telescope to observe इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। और कैसे बनते हैं? सर्कुलर रिंग में। वो तो कैसे भी बने, चलो हमें तो पता ही है इंटरफेरेंस की बात। अब ये वर्क कैसे करता है? सो द आंसर इज बीम स्प्लिटर डिवाइड्स द लाइट इन द टू पाथ है ना। वन इज पैरेलल टू द मिरर एंड सेकंड इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट लाइट सोर्स, लाइट है ना। सो हम ये कह सकते हैं कि बीम स्प्लिटर divides light into two separate entity or two separate source, two separate entity कह लो चाहे तो। one parallel to direction of propagation, जो पहले आ रही है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। देखो जो हमने देखा, हमने पढ़ा, बस मैं वही डेफिनेशन में लिखूंगा इसकी वर्किंग भी। एंड सेकंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, है ना। थर्ड पॉइंट भी डिफाइन कर ले इसको। चलो थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेते हैं अपन। ये सारी वर्किंग अपने को लिखनी है समझ कर, ठीक है ना। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है? कंपनसेटर का वर्क लिख लो चाहे तो। देखो शॉर्ट फॉर्म में अपने को करना है, ज्यादा भी नहीं कि फैला दें। कंपनसेटर फिक्स द ऑप्टिकल एरर, है ना। ये ऑप्टिकल एरर फिक्स करता है और ऑप्टिकल एरर इन डिस्टेंस, ठीक है। ऑप्टिकल एरर इन डिस्टेंस, ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है? तो आंसर है कि लाइट, ये लिख लो मिरर का काम, ये लिख लो लाइट स्ट्राइक्स एंड रिटर्न्स बैक पैरेलल टू द डायरेक्शन, और लिख दो पैरेलल की जगह लिख दो रिटर्न्स बैक टू दी, ठीक है, पैरेलल टू दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन टूवर्ड बीम स्प्लिटर फ्रॉम मिरर M1, है ना। और एक बात और लिख लेना कि जो बीम स्प्लिटर है वो कितने एंगल पे रखते हैं? 45 डिग्री पे। ये कंपलसरी, तभी वो लाइट पैरेलल और परपेंडिकुलर जाएगी। तो इस बात को हम यहां पर कहीं लिख लेते हैं, छोटी सी नोट करके। उसको फर्स्ट सेकंड, इसको थर्ड कर लेना, सेकंड का पॉइंट कर लेना, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से अरेंज कर लेना। तो यहां पर लिख लेना कि बीम स्प्लिटर इज प्लेस्ड at 45 degree angle to the direction of propagation, ओके ना। अच्छा, नेक्स्ट है कि लाइट स्ट्राइक्स एंड रिटर्न्स बैक पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन टूवर्ड बीम स्प्लिटर फ्रॉम M2 एंड बोथ, इसको आप फिफ्थ पॉइंट में इसी का लिख लेना, बस फ्रॉम मिरर M2 लिख लेना, एंड फ्रॉम द सिल्वर पार्ट छोड़ो, उसकी जरूरत नहीं है हमें, एंड फ्रॉम द बीम स्प्लिटर light from the two paths superpose and forms interference which can be observed from telescope,
which can be observed from telescope। लेकिन एक चीज और इसमें अभी ऐड करनी है, इसमें वो चीज ऐड करनी है कि यहां पर एक पॉइंट और लिखना नोट करके 6th में, दिस हैपेंस बिकॉज वी जस्ट डिस्प्लेस द मिरर M2 बाय सम डिस्टेंस ना, यहां पर जगह नहीं बच रही, वो लिख लेना आप कि दिस इंटरफेरेंस इज फॉर्म्ड बिकॉज in the path difference of the two light and the path difference is created by moving the mirror M2 by screw। ओके, तो इसको हम मूव करते हैं, इस तरह से क्रिएट होता है। और डायग्राम में D को डिफाइन कर देना, D इज द डिस्टेंस बिटवीन वर्चुअल इमेज ऑफ मिरर M1 एंड M2। इसके साथ मार्क्स अगर और चाहिए तो इसमें जो पाथ डिफरेंस आता है वो आता है 2D cos थीटा, और थीटा इसके बीच का एंगल होता है कि जो मिरर है वो किस तरह से अलाइंड है, क्योंकि मिरर जो है वो ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे भी हो सकते हैं। ओके, अब ऐसा क्यों हो सकता है, वो कैसे भी, देखो डिपेंड करता है कि अगर मिरर को हम बीम स्प्लिटर को किसी और एंगल पर टिल्ट कर दें, वो तो छोड़ो, ये वाला एंगल नहीं है, मिरर को हम कहीं और रख दें, किसी और एंगल पर इस तरह से रख दें, तो लाइट वहां से अलग तरह से जाएगी। तो ये याद रख लेना कि वो ये cos थीटा क्या होता है, जो एंगल हम मिरर के लिए फाइंड कर रहे हैं। चलो पार्ट डिफरेंस वाला बात छोड़ दो, ठीक है ना, ये भी जरूरी नहीं है क्योंकि हमें इतना ही काफी है लिखने के लिए, बहुत ज्यादा हो गया ना, ठीक है। चलो आगे बढ़े क्या। अब यहां पर है सेम क्वेश्चन, माइकलसन इंटरफेरोमीटर हम वो कर चुके हैं, राइट ना, हाँ हम वो कर चुके हैं। तो अब जो हमने अभी तक किया है इसको देख लो, समझ लो, क्योंकि अभी जो इसकी वर्किंग है अगर आपको लगे कंफ्यूजन हो रही है तो मुझे बता देना, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ट्राई करूंगा एक बार और आपको समझाने की। तो आप पर्टिकुलरली कमेंट में लिख देना कि आपको किस किस क्वेश्चन में डाउट लगा है, क्योंकि अभी पता है क्या है, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है, हम जिस तरह से इसकी वर्किंग समझते हैं वैसे इसमें लिख देते हैं और उसके मार्क्स भी उसके अकॉर्डिंग हमें चाहिए होते हैं। तो लगे कि सर कुछ डिफिकल्टी है या हमें और जानना इसके बारे में, तो प्लीज कमेंट में जरूर करना। हमने अभी जितने मार्क्स इसके अकॉर्डिंग चाहिए होते हैं हमने वो लिखे हैं, ठीक है, 6th वाला पॉइंट जगह नहीं बची, वो बट लिख लेना आप, तो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिल जाएंगे हमें, क्योंकि हमें क्या करना है, वर्किंग को डिस्कस करना था। ओके ना, चलो तो यहां तक हमारा कंप्लीट होता है पार्ट 2। अब हम रेडी रहेंगे पार्ट 3 के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।